ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने लेक्चर नंबर 8 बेटे F5 कर रहे हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ACCA, स्किल लेवल, एंड आई एम डूइंग चैप्टर नेम्ड एज बजटिंग। और जस्ट बेटे खाली फॉर्मेलिटी से नहीं कि भाई आप पढ़ लो, अंडरलाइन करा दिया स्टडी मटेरियल से, स्टडी टेक्स्ट से, ऐसा नहीं। एक एक अप्रोच में एक एक लेक्चर दे रहा हूं कि आपको लॉजिकली बातें समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। So today I will be discussing with the most important approach which is named as zero based budgeting आज के इस लेक्चर के थ्रू एंड इन नेक्स्ट लेक्चर। बेटे बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं बिकॉज आपने ये कंसेप्ट पहले नहीं किया। इवन इन F2 थोड़ा सा उन्होंने बताया जीरो बेस्ड बजटिंग, बट द मैक्सिमम पूरी पिक्चर आज होगी। तो आप प्लीज अपना रजिस्टर पहले तो ओपन करें, सभी आप सभी प्लीज। ऊपर लिखें ग्रेट गुड मॉर्निंग, सभी बच्चे लिखेंगे जी ग्रेट गुड मॉर्निंग। मैं एक बार लाइट ऑन कर दूं। लेक्चर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10 फॉर स्किल लेवल, एंड इट इज नेम्ड एज F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रोचेस टू बजटिंग। बजट की अप्रोचेस को डिस्कस कर रहे हैं कि बजट्स इफ यू वांट टू प्रिपेयर एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ ACCA, as a global chartered accountant for that organization, there are different ways in which you can prepare a budget. We have discussed top down bottom up approach, we have discussed in the last lecture incremental approach. अभी इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूं जीरो बेस बजटिंग। व्हाट आई मीन बाय जीरो बेस, एज द नेम इंडिकेट जीरो बेस डिस्कस करेंगे। आइए सर, एक बड़ी प्यारी सी आज कहानी, एक कोटेशन बतानी है। Believe in yourself. If you think, if you can do anything and everything, believe in that. कहते हैं ये कहानी बस लिखने की हम मानते नहीं है। आप जो बचपन में सब बातें करते थे, आपको विश्वास था कि आप कर सकते हो, जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, हमें लगता है शायद हम नहीं कर पाएंगे। बेटे यही मेंटल ब्लॉक है आपका माइंड में। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। इन्हीं बातों के साथ मैं दोबारा से चाहता हूं कि आप 6 अप्रोचेस एक बार लास्ट लेक्चर से देखकर लिखें। पहली अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच, एक ही अप्रोच थी। सेकंड वाज इंक्रीमेंटल अप्रोच, फिर जीरो बेस्ड बजटिंग। थर्ड अप्रोच जो आज मैं ऊपर लिखा मैंने, अप्रोच नंबर 3 जीरो बेस्ड बजटिंग। अप्रोच नंबर 4 रोलिंग बजट्स। रोल कर रहे हैं बजट्स। हम अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम रोलिंग बजट्स को प्रिपेयर करते हैं। एंड देन अप्रोच नंबर 4 के बाद हम आएंगे अप्रोच नंबर 5 में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज वी विल प्रिपेयर दैट बजट। एंड द अप्रोच नंबर 6 इज फीड कंट्रोल। तो बेटे आज का ये जो लेक्चर है, मैं तो कहता हूँ लेक्चर नंबर 10, ये वाला जो लेक्चर 8 है, लेक्चर 9 है, लेक्चर 10, ऑल दीज 3 अप्रोचेस आर वेरी टेस्टेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ऊपर लिखेंगे जी जीरो बेस्ड बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग। आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर अगर आप देखें इंक्रीमेंटल बजटिंग में, मैंने आपको कहा था कि आपको क्वार्टर 2 का रिजल्ट गिवन है एंड यू कैन प्रिपेयर रिजल्ट फॉर क्वार्टर 3 ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टर 2 प्लस माइनस कर दे। ये क्वार्टर 3 का गिवन है, यू वांट टू प्रिपेयर फॉर क्वार्टर 4, और ईयर 0 का गिवन है, यू वांट टू गो फॉर ईयर 1, और ईयर 1 का गिवन है, यू वांट टू गो फॉर ईयर 2। तो हम क्या करते थे, ईयर 1 का फिगर को बेस रखते थे, and on that basis we can easily calculate for year 2 or for the nth year. But my dear friends, this type of budgeting, ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, ये कुछ अलग ही तरह की बजटिंग है। इसका नाम है जीरो बेस्ड बजटिंग। इसका मतलब है कि जो आपने ईयर 1 में या ईयर 0 में या ईयर 2 में जो भी बजट बनाए, whether it is a sales budget, whether it is a production budget, whether it is a purchase budget, उसको हम काटा मार देते हैं, जीरो कर देंगे, हम उसको ध्यान ही नहीं देंगे यार। वी विल प्रिपेयर अ फ्रेश बजट एज इफ हम पहली बार हमने इस बजट को बनाना, वी हैव स्टार्टेड दैट प्रिपेयरिंग दैट बजट।
It means we are not given the base. It means supposingly you are producing 3 units ABC products ABC, and we have purchased this much raw material for A, this much raw material for B, this much raw material for C. But in this budget, we will not take into account that how much is being incurred in last year. We will not take that base. मतलब कहने का है जी कि आज तक आपने जो भी कुछ किया है हम उसको ध्यान में नहीं रखेंगे, हम अपनी नई दुनिया बनाएंगे, नई बातों को प्रूव करेंगे, नए डिसीजन. फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग ACCA, मैं आप ही के ऊपर लेकर आता हूं ACCA F5 के प्रिपेयर करने के लिए. सपोज करते हैं आपको कोचिंग की जरूरत है एंड देयर आर 2 ट्यूशन प्रोवाइडर्स. एक ट्यूशन प्रोवाइडर की कुछ कॉस्ट है, उस ट्यूशन प्रोवाइडर के कुछ बेनिफिट्स हैं, दूसरे ट्यूशन प्रोवाइडर की कुछ कॉस्ट है और उसके कुछ बेनिफिट्स हैं. फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने ट्यूशन प्रोवाइडर ए से बात की और उसने कहा जी मैं आपसे F5 के लिए वी विल बी चार्जिंग $100 एज द कॉस्ट एंड ओवर पास परसेंटेज इज 90%. And the second tuition provider is saying that we will charge you $150 for the F5 coaching and our pass percentage is 95%. It means एक ट्यूशन प्रोवाइडर $100 ले रहा है और दूसरा $150 ले रहा है. मैं जस्ट एक बड़ी प्यारी सी एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको विद हेल्प ऑफ योर केस स्टडी. यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय जीरो बेस्ड बजटिंग. अब आप बताइए आप ट्यूशन प्रोवाइडर ए के पास जाएंगे या बी के पास जाएंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, आप देखेंगे कि आपके पास बजट क्या है. फॉर एग्जाम्पल मैं ये भी कहता हूं कि ट्यूशन प्रोवाइडर बी हुज पास परसेंटेज इज 95%, वो आपको एक इंक्रीमेंटल पैकेज भी दे रहा है. वो कहता है जी अगर आप एक इंक्रीमेंटल पैकेज ले लेते हैं, इंक्रीमेंटल पैकेज इट मीन्स अगर आप हमारा मॉक टेस्ट का पैकेज लेते हैं तो आपको $20 और देने पड़ेंगे, बट आपका पास परसेंटेज 95 से 98% हो जाएगा. Now you have to find out that whether that $20 is to be incurred or not. That $150 is for the basic coaching, $20 is for the incremental benefit, incremental package. Supposingly, ट्यूशन प्रोवाइडर 2 ये कहता है कि if you give us $10 more, हम आपका एक टॉक करा देंगे फिक्स विद द इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड योर पास परसेंटेज विल इंक्रीज बाय टू 99%. एक बच्चा कहता है सर अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया. बेटे भूपेश आनंद के साथ आप अभी धीरे धीरे एक एक बात को समझ लेंगे, आपने घबराना नहीं है. चलिए आप ऐसा करते हैं, पहले 1-2 बातें चुपचाप लिख लेते हैं, फिर मैं धीरे धीरे आपको और ज्यादा एग्जांपल से बताऊंगा. आज का ताल्लुक आज टुडेज टॉपिक इज अप्रोच नंबर 3, दैट इज जीरो बेस्ड बजटिंग. आप ऊपर लिख रहे हैं जी जीरो बेस्ड बजटिंग. ए पॉइंट लिखा जी आपने मीनिंग और रेलेवेंस ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग. ये जीरो बेस है क्या? मैंने लिखा इट रिक्वायर्स ईच कॉस्ट एलिमेंट, it requires each cost element to be justified as if each activity being undertaken for the first time. मतलब आप ये सोच रहे हैं कि आपने ये पहली बार किया है, जैसे चाय बनानी है ना. सपोजिंग एक टी वेंडर है एंड टी वेंडर इज सेलिंग एट 10 rupees as per cup of tea. Now the point is, if we apply zero-based budgeting, firstly we will find out that how much funds will be required for producing that tea, how much, why, or what are the activities which are involved in preparing a 1 cup of tea. मतलब उसके लिए दूध चाहिए, उसके लिए टी लीव्स चाहिए, शुगर चाहिए, कार्डोमन चाहिए, अदरक चाहिए, कप चाहिए. It means the point is, हम क्या करेंगे, दोबारा से हर रोज अपने लिए दोबारा से बीज डालेंगे, पौधा लगाएंगे और फिर फल काटेंगे. इट मींस जो लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट क्वार्टर, लास्ट मंथ जो भी कुछ आपके पास बेस था, हम उसको कंसिडर नहीं करने वाले. आपने देखा होगा इंक्रीमेंटल बजटिंग में एक नेगेटिव पॉइंट था कि जो भी वीकनेसेस हैं वो चलती आती हैं, क्योंकि हम वीकनेसेस को देखते ही नहीं. हम ये नहीं देखते कि वो कॉस्ट इनकर क्यों कर रहे हैं. यहां पर आएगा व्हाई इट इज टू बी इनकर्ड, व्हाई वी आर इनकरिंग दैट कॉस्ट एंड व्हाट आर द बेनिफिट फॉर दैट. क्योंकि अगर बेनिफिट ज्यादा होंगे उस कॉस्ट से, और आपको प्रूव करना है, आपको बताना है कि कौन से खर्चे की जरूरत है और उस खर्चे से क्या बेनिफिट होंगे. इट मीन्स एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग अ बजट, इट मीन्स इट इज अ टीडियस टास्क.
इट इज अ माइंड ब्लोइंग टास्क. इट मीन्स आपको कुछ ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, सोचना ज़्यादा पड़ेगा कि भाई ये एक्सपेंस करने की ज़रूरत है या नहीं, वेदर इट इज़ देयर टू इनकर दिस कॉस्ट एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर इनकरिंग दिस कॉस्ट, वेदर आई शुड डू इट और नॉट, एंड हाउ मच इज अ बजट फॉर मी. ऐसा नहीं कि भाई पुराना बजट उठाया, प्लस किया, आगे चला, काम खत्म. नहीं, तो आप लिखेंगे इट रिक्वायर्स ईच कॉस्ट एलिमेंट. ईच कॉस्ट एलिमेंट मतलब आपने जो भी कॉस्ट उसमें ऐड किया है, ईच कॉस्ट एलिमेंट टू बी जस्टिफाइड एज इफ ईच एक्टिविटी बीइंग अंडरटेकन फॉर द फर्स्ट टाइम. मतलब आपको वो जस्टिफाई करना है कि अगर वो आप एक्सपेंस खर्च कर रहे हो फॉर दैट एक्टिविटी, दैट हैज टू बी जस्टिफाइड कि अगर हम नहीं करेंगे तो क्या, और उससे क्या बेनिफिट है. जनरली आपने देखा होगा पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में, बेटे हम एक्सपेंस कर देते हैं, बजट बना देते हैं, बिकॉज दोज एंटिटीज आर नॉन प्रॉफिटेबल एंटिटीज. तो वी हैव टू फाइंड आउट कि अगर हम वो कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, दैट वेदर इट इज जस्टिफाइबल टू इनकर दैट कॉस्ट, पहली बात. And if it is justifiable, then how much is the benefit which we have to incur? And the third is how much is the resources we have, whether we can allocate that resources from that or not. So इन सभी बातों को हम कहते हैं जीरो बेस बजटिंग. थोड़ा सा आइडिया तो लग ही गया होगा कि मैं कहना क्या जा रहा हूँ. ठीक है सर, बी पॉइंट लिखेंगे. जीरो बेस्ड बजटिंग इज बेस्ट फॉर दोज एरियाज वेयर स्पेंडिंग इज डिस्क्रिशनरी. मतलब हमारी मर्जी है. जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, ACCA FI ट्यूशन प्रोवाइडर बी, जिसने कहा जी हम बेसिक आपसे $150 लेंगे, इंक्रीमेंटल बेनिफिट मॉक टेस्ट का लोगे तो $20, फिर टॉक टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट $10. अब वो $20 और $10 बेसिक नहीं है, वो डिस्क्रिशन पे है. अगर आपके पास बजट होगा तो आप करेंगे और उसका बेनिफिट देखेंगे. बट बेसिक क्या है कि एटलीस्ट यू शुड गेट सम लॉजिक ऑफ सम लेक्चर्स ऑन FI, दैट इज बेसिक. तो आप यहां पर लिख रहे हैं जीरो बेस्ड बजटिंग इज बेस्ट फॉर दोज एरियाज वेयर स्पेंडिंग इज डिस्क्रिशनरी नॉन एसेंशियल. मतलब उन एरियाज के लिए जहां पर स्पेंडिंग डिस्क्रिशनरी है, कोई जबरदस्ती नहीं थी, हम करना चाहें कर दें, नहीं करना चाहें ना करें, एसेंशियल नहीं है. जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना. मैं कोविड सिनेरियो की बात नहीं कर रहा. कोविड में जो कोविड की वैक्सीन बनी थी उसमें R&D इज इंपॉर्टेंट. बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि चंद्रयान 3 के बाद अज्यूम करते हैं हम शुक्र ग्रह में जाने वाले हैं, है ना, या चंद्रयान 4 में जा रहे हैं, अब नॉर्थ पोल में जाएंगे. द पॉइंट इज वी विल फर्स्टली फाइंड आउट दैट वेदर इट इज इंपॉर्टेंट टू इनकर दैट R&D. What are the benefits which will be incurring for that, we will be having for that, and how much is the cost which will be incur for that. So these advertisement expenses, training expenses. अब मैं अपनी बात करूं, क्लासेस को हम सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लगाते हैं. तो सवाल ये आता है कि क्या हमें वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लगाने चाहिए. अगर हम नहीं लगाते तो हमारी डिस्क्रिप्शन है. अगर मेरी क्वालिटी अच्छी है तो आप खुद ही रेफर करोगे. ठीक है सर. ट्रेनिंग एक्सपेंस. So zero-based budgeting is best for public sector organizations and local authorities. अभी धीरे धीरे हम समझेंगे, कोई घबराने की बात है नहीं. वैसे मैं तो ये कहता हूँ, सपोज करता हूँ मैं आपके सामने केस स्टडी रखता हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन दैट जीरो बेस्ड बजटिंग. बेटे BBB में भी है, कैप्लन में भी है. बात वहाँ से समझ नहीं आती जब तक आप मेरी केस स्टडीज को ध्यान से नहीं देखोगे. एज्यूम करते हैं आप जनरल मैनेजर हैं और आपके नीचे 4 डिवीजन मैनेजर्स हैं अपोलो टायर्स के. अचानक एक दिन आपने अपने डिवीजन मैनेजर्स को मेल लिखा कि भाई आज से वी विल नॉट फॉलो इंक्रीमेंटल अप्रोच, वी विल नॉट फॉलो इंक्रीमेंटल अप्रोच टू प्रिपेयर बजट, रादर वी विल फॉलो जीरो बेस्ड बजटिंग. पहली बात तो आपके डिविजनल मैनेजर्स को यह भी नहीं पता था कि जीरो बेस्ड बजटिंग होती क्या है. ये तो भूपेश आनंद आपको बता रहा है कि व्हाट आई मीन बाय जीरो बेस्ड बजटिंग. अभी तक आपके डिविजनल मैनेजर्स क्या करते थे, इंक्रीमेंटल बजटिंग फॉलो करते थे. लास्ट ईयर का बजट, लास्ट क्वार्टर का बजट लिया, कुछ प्लस किया, कुछ माइनस किया और नई फिगर कैलकुलेट कर ली, ये बजट हो गया. बट वो कह रहा है जी आपको अब जीरो बेस्ड बजटिंग बनानी है. तो चेक करिए ये चारों डिविजनल मैनेजर्स का चेहरा कैसा हो चुका है, झुका झुका, मूड खराब सा है. उनको यही नहीं पता यार जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है. दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड एज पर इंक्रीमेंटल अप्रोच. नो व्हाट आई मीन बाय जीरो बेस्ड बजटिंग, तो बिकॉज वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम इंक्रीमेंटल टू जीरो बेस्ड, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ. तो ये चारों डिविजनल मैनेजर्स किसके पास आए, भूपेश आनंद के पास. और मैंने उनको बताया
ऐसे 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 ऐसे, दिस इज जीरो बेस। तो आपको मैं फिर रिपीट करूंगा, सिंपल वर्ड्स में मैंने क्या बताया डिविजनल मैनेजर को, दैट जीरो बेस बजटिंग इज बजटिंग फ्रॉम स्क्रैच। जैसे जीरो बेस कह रहा है, नीचे से शुरू करेंगे, स्क्रैच से शुरू करेंगे, इट इज फ्रॉम द स्क्रैच बजटिंग विच वी डू इन डे टू डे लाइफ। हम हर रोज ये सोचते हैं कि ये करें या ना करें, इस चीज को करने से क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, अगर ये करते हैं तो क्या बेनिफिट होगा और क्या कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, इससे नहीं करते तो उससे करते हैं तो क्या बेनिफिट होगा, क्या कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। एंड वी कंपेयर विद दीज टू, we find out that whether it is important to incur this or not, whether it is justified or not। आपको सवाल आएगा ये खर्चा क्यों करना है। तो दिस इज द बेस ऑफ जीरो बेस बजटिंग माय डियर फ्रेंड्स। मैंने एग्जांपल अभी भी आपके लिए दिया that if you are doing for F5 and you are searching for the tuition providers, let there be two providers, tuition provider A and tuition provider B। ए कहता है जी $100 लूंगा, उसका 5% है, बी कहता है जी मैं $3 लूंगा, बट आपको हम कैपलन भी दे देंगे, बीबी भी दे देंगे, हमारी 5% ये। अब $150 और $100 ये बेसिक लेवल है। अगर आप 100 और $150 में देखें तो आप अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे, बिकॉज दे मे बी हैविंग देयर ओन बजट रिक्वायरमेंट, बिकॉज आपको पैसे तो अपने CFO से, अपने पेरेंट्स से लेने हैं। अब उन पेरेंट्स का बजट ही $120 का है, तो आप कैसे एक ट्यूशन प्रोवाइडर बी की बात करेंगे। या सपोज करते हैं उनके पास ट्यूशन प्रोवाइडर बी इज ऑल्सो गिविंग 2 एडिशनल पैकेजेस, जैसे मैंने बताया मॉक टेस्ट का एंड टॉक विद द इंडस्ट्री एक्सपर्ट। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि वेदर यू शुड गो फॉर इट और नॉट। So the point is it depends upon $170 एंड इट डिपेंड्स कि अगर हम मॉक टेस्ट लेते हैं तो उससे एडिशनल बेनिफिट क्या होगा। तो बेटे आपको डिसीजन पैकेज बनाने हैं और उस डिसीजन पैकेज से हमने ये चेक करना है कि उस डिसीजन की कॉस्ट क्या है और उस डिसीजन का बेनिफिट क्या है। फिर हम कॉस्ट को बेनिफिट के साथ कंपेयर करके चेक करेंगे कि क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ट्यूशन प्रोवाइडर बी बेस पैकेज $150, इंक्रीमेंटल पैकेज सपोजिंगली वीकली मॉक टेस्ट अगर आप लेते हैं तो $20 और इनकर होंगे, बट आपकी 5% 90 to 95% हो जाएगी। एंड इफ यू आर we also give, tuition provider B also give a talk with the expert, so in that case benefit will be from 95% to 98%। getting my point? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो अब सवाल ये आता है कि अगर आपके पास उतने डॉलर्स हैं भी या नहीं, तो you will go that how much resources you have allocated for that, and then on the basis of that you will decide that whether we should do it or not। मतलब इसमें ऑपोजिट है, रिसोर्सेज देखेंगे, कॉस्ट देखेंगे, उससे रिलेटेड बेनिफिट्स देखेंगे, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट सो वेदर वी विल डू दिस। हम उसके बाद रैंकिंग करेंगे। बेटे टॉक टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स नहीं भी किया तब भी आप F5 पास हो सकते हो, इट मींस दैट इज डिस्क्रिशनरी। अच्छा मॉक टेस्ट, मैं समझता हूं कि मॉक टेस्ट उनसे पर, वैसे मॉक टेस्ट करना कंपलसरी है, बट उनसे बाय करके करें, दैट इज इंपॉर्टेंट कि हम डायरेक्टली कहीं और से मैनेज कर लें। तो मैंने उसको रैंक नंबर 2 दिया। रैंक नंबर 1 मैंने दिया बेसिक लेवल को, कि आपको F5 के मेन बेसिक लेक्चर्स तो लेने ही पड़ेंगे, कोचिंग लेनी पड़ेगी। इट मीन्स मैंने क्या किया, डिसीजन पैकेज को कंपेयर किया, उनकी रैंकिंग की, और फिर मैंने अपने बजट को चेक किया और उस बजट के बेसिस में एलोकेट किया। तो मैंने कहा जी सपोज आपके मम्मी पापा के पास $170 ही है, तो अब आपको $170 में ट्यूशन प्रोवाइडर बी की $150 तो वहां लग गए, $20 मॉक टेस्ट के लग गए, बस फिर हम टॉक टू इंडस्ट्री वाला पैकेज नहीं लेंगे। इट मीन्स इसको बोलते हैं बेटे जीरो बेस बजटिंग। हर एक्टिविटी का, हर कॉस्ट का, हर डिसीजन का पहलू कैलकुलेट करना। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब मैं अगर इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आ जाऊँ, बिजनेस एप्लीकेशंस में, बिकॉज यू विल बी बिकमिंग अ expert in the business, so how we can do that? Supposingly you are a finance manager or a purchase manager of Apollo Tyres and you have to buy rubber। आपको रबर खरीदना है टायर्स बनाने के लिए। अब रबर आता है केरला से इंडिया में। Now the point is whether I should buy this rubber from supplier A or whether I should buy rubber from supplier B। Now it has to be decided, we have to decide that। अब सप्लायर A जो है, अज्यूम कर रहे हैं वो इन हाउस है या नियर बाय है, और सप्लायर भी ओवरसीज है।
अगर हम नियर बाय सप्लायर से लेते हैं तो हमारे को कुछ बेनिफिट्स होंगे, कुछ कॉस्ट हमारी सेव हो जाएगी, हमें एम्प्लॉयज नहीं रखने पड़ेंगे, वी डोंट हैव टू कीप दैट सॉफ्टवेयर, हमें कुछ और एडिशनल कॉस्ट इनकर नहीं करना पड़ेगा. इट मीन्स देयर विल बी अ सेविंग इन द कॉस्ट and we can get that material at a cheap rate and we can sell it at a fast rate. बट अगर हम ओवरसीज से लेते हैं सप्लायर नंबर बी से तो हमें परचेज डिपार्टमेंट मेंटेन रखना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, नो डाउट इट कैन बी सोल्ड एट अ हायर प्राइस. तो आज तक आप क्या करते आए, किस ओवरसीज से लेते थे या लोकल से, दैट हार्डली मैटर्स. हर साल आपको कुआं खोदना है और उसमें से पानी निकालना है. इसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग. तो एज अ फाइनेंस मैनेजर इफ यू आर यूजिंग जीरो बेस्ड बजटिंग इन केस ऑफ अ परचेज डिपार्टमेंट, then you have to see that how many suppliers are there, what are the cost and the benefit of supplier A, what are the cost and the benefit of supplier B, then you have to compare it and then you have to find out that how much is the benefit which we are getting and how much resources we have. इन सभी बातों को कंपेयर करने के बाद ही आप डिसाइड करेंगे. तो मैंने दूसरी केस स्टडी, आप एटलीस्ट नाम तो लिख दें, कमर सीधी करके बैठे बैठे, अपोलो टायर्स परचेज मैनेजर वांट्स टू बाय रबर फॉर टायर्स. Now there are two suppliers. One is Indian supplier, second is overseas supplier. अब आप ये बताइए, इंडियन सप्लायर के कुछ प्लस माइनस होंगे, है ना, और ओवरसीज सप्लायर्स के कुछ प्लस माइनस होंगे. आज तक हम इंडियन से बाय करते आए, बट हमें हर बार कुआं खोदना है. इस बार भी ये चेक करना है कि इंडियन सप्लायर से करते हैं तो क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या कॉस्ट होगी. दिस इज डिसीजन पैकेज है. And if we go for outside supplier, then how much will be the cost, how much will be the benefit, and we have to compare that. तो मैंने यहाँ पे लिखा है जी, हम सब कुछ कंपेयर करेंगे जो अभी अभी आपको बताया. that if supposingly you know in case of Indian supplier, मैंने लिखा if it is a nearby supplier, purchase department employee सैलरी विल बी सेव. मतलब हमें परचेज डिपार्टमेंट बनाना नहीं पड़ेगा, कुछ एम्प्लॉयज रखने नहीं पड़ेंगे क्योंकि नियर बाय का है. अच्छा, उससे मटेरियल आ जाएगा, हम उसको जल्दी से बेच भी देंगे. कॉस्ट $500 की और बेच देंगे हम $1200 में, हमें $700 बैठे बैठाए मिल गया. बट इफ वी गो फॉर ओवरसीज सप्लायर्स, अगर हम ओवरसीज सप्लायर्स के पास जाते हैं तो परचेज डिपार्टमेंट एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, उसकी कॉस्ट इनकर होगी. वी हैव टू पे सम एडिशनल कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ दैट इज $1000 और हमें बेनिफिट होगा $1500 का, नेट बेनिफिट होगा $500 का. अब आपको डिसाइड करना है एज अ फाइनेंस मैनेजर दैट वी शुड वेदर वी शुड गो फॉर इनलैंड नियर बाय सप्लायर और वी शुड गो फॉर ओवरसीज सप्लायर. तो मैंने इनलैंड मतलब नियर बाय सप्लायर से बाय किया और उसके बाद कंप्लीट किया. आई थिंक आपको मोटा मोटी कुछ तो लॉजिक समझ आ ही गया यार. ऐसा थोड़ी है कि मैं बोलता जा रहा हूँ आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा. बेटे इसमें ना कुछ स्टेजेस होती हैं, ऐसा नहीं कि आप एकदम ही करना शुरू कर दोगे. यू हैव टू फॉलो सम स्टेजेस. देयर आर 3-4 स्टेजेस विच आर गिवन टू यू कि भाई अगर आप जीरो बेस्ड बजटिंग को फॉलो करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा, सबसे पहले हम उसकी हर एक्टिविटी को देखेंगे, उसके डिसीजन पैकेजेस बनाएंगे. जैसे ACCA के लिए वी प्रिपेयर ट्यूशन प्रोवाइडर A एंड B, जैसे अपोलो टायर का परचेज मैनेजर है, सप्लायर A एंड सप्लायर B, हमने उसके डिसीजन पैकेजेस बनाए. उसमें चेक किया कि बेसिक कौन सा है, फिर इंक्रीमेंटल पैकेज कौन सा है, उसकी कॉस्ट को कंपेयर किया, उसके बेनिफिट को कंपेयर किया, उसकी रैंकिंग की, और फिर लास्ट में थर्ड में हमने उसकी रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. बेटे दीज आर द स्टेजेस. तो आप लिखेंगे कमर सीधी करके. लास्ट पॉइंट है बेटे इस आज के इस लेक्चर नंबर 8 का. हम जीरो बेस्ड बजटिंग कर रहे हैं. मैंने अभी तक आपको जीरो बेस्ड बजटिंग की बातें बताई हैं. मैं इस समय अपनी होश में चाहता हूं कि आप प्लीज राइट डाउन स्टेजेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग जीरो बेस्ड बजटिंग. स्टेजेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग जीरो बेस्ड बजटिंग मतलब जीरो बेस्ड बजटिंग को अप्लाई करते समय आप कौन कौन सी स्टेजेस को फॉलो करेंगे. स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 एंड स्टेज नंबर 3. स्टेज नंबर 1 क्या है बेटे, बड़ी प्यारी सी स्टेज है. एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड इनटू डिसीजन पैकेजेस. बेस लेवल पैकेज, मिनिमम लेवल ऑफ सर्विस नीडेड टू अचीव organizational objective, and second is incremental package for higher level of service.
तो दो तरह के पैकेजेस हो सकते हैं, बेस लेवल एंड इंक्रीमेंटल लेवल। आप लिख रहे हैं भले कैप्लन में बीबीवी में दिया हुआ है, बट आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम इस समय क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द स्टेजेस विच आर देयर विच आर टू बी फॉलोड फॉर इंप्लीमेंटिंग जीरो बेस्ड बजटिंग इन दिस इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर। स्टेज नंबर 2, हम सभी की कॉस्ट और रेवेन्यूज, कॉस्ट और बेनिफिट्स चेक करेंगे, उसके बाद उसकी रैंकिंग देंगे। और स्टेज नंबर 3 क्या होगी, हमने जो रैंकिंग दी है अपनी रिसोर्सेज को कंपेयर करेंगे और उसको एलोकेट कर देंगे। इट मीन्स हम पहले वाली चीज को फॉलो करें या ना करें वो डिपेंड नहीं करता, आज तक हम 20 साल से ऐसे करते आ रहे हैं। इट मीन्स दैट इज इंक्रीमेंटल बजटिंग, वी आर नॉट फॉलोइंग इंक्रीमेंटल बजटिंग। तो आप ऊपर लिखिए जी स्टेज नंबर 1। ये डायग्राम अगर बना लेते हैं तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा लगेगा। स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। स्टेज 1 में अगर आप देखें ध्यान से, स्टेज 1 में आप सभी के डिसीजन पैकेजेस बना लेंगे। स्टेज 2 में इसकी कॉस्ट और बेनिफिट्स के बेसिस में रैंकिंग कर देंगे। और स्टेज 3 में रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उन रिसोर्सेज के बेसिस में आप एलोकेट करेंगे। तो बेटा बड़ी सिंपल सी लॉजिकल बातें। स्टेज नंबर 1 थोड़ा सा लिख लें बेटा, समझ आता और कोई बात थोड़ी है। एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड इनटू डिसीजन पैकेजेस। हम जो भी हमने डिसीजन लेनी है, सप्लायर ए, सप्लायर 2, सप्लायर 3 और ट्यूशन प्रोवाइडर ए, ट्यूशन प्रोवाइडर बी और दिस एक्टिविटी, उन सभी की एक्टिविटीज में देखेंगे कि इसमें बेस लेवल क्या है और एडिशनल क्या है। तो बेस लेवल पैकेजेस मींस मिनिमम लेवल ऑफ सर्विस नीडेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एंड एडिशनल पैकेज का मतलब होता है इंक्रीमेंटल पैकेज। स्टेज नंबर 2, कॉस्ट एंड रेवेन्यू expected from given activity will be stated and ranking of the packages। जो भी एक्टिविटीज हैं आप उनकी कॉस्ट और उसके बेनिफिट को चेक करेंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल गिव द रैंकिंग। लिखेंगे बेटा, सब लिखेंगे। कॉस्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम गिवन एक्टिविटी विल बी स्टेटेड एंड रैंकिंग ऑफ पैकेजेस। स्टेज नंबर 3, resources are allocated on the basis of order of priority up to spending level। हमारे पास कितना रिसोर्सेज हैं उसके बेसिस में हम रैंकिंग के बेसिस पे, जैसे मैंने कहा था कि पेरेंट्स के पास $170 ही हैं तो फिर हम बेसिक लेवल ले लेंगे और मॉक टेस्ट ले लेंगे। हम वो टॉक टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट ले ही नहीं सकते बिकॉज 170 से ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है जी। तो लिए बेटा ये है पॉजिटिव नेगेटिव, आप आराम से देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं। मैं फिर भी एक बार नज़र लगवा देता हूँ आपको। जीरो बेस्ड बजटिंग, ये रहा बेटा जीरो बेस्ड बजटिंग। अ मेथड ऑफ बजटिंग रिक्वायर्स मोस्ट एलिमेंट्स। देखिए जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। अब ना आपको समझ आएगा कि मैंने जो क्या बोला है ना। अगर आप मेरी इस लेक्चर एक्सप्लेनेशन से पहले देखते हैं तो शायद समझ नहीं आएगा, अब समझ आएगा आप। जीरो बेस्ड बजटिंग, इसको पढ़ेंगे, पब्लिक सेक्टर को पढ़ेंगे, है ना, इन एक्टिविटीज को देखेंगे और इजीली आराम से, मैं तो समझता हूँ कि आप धीरे धीरे इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप इजीली आपको समझ आ जाएंगी। मैंने एक्सप्लेन नहीं की बट मैंने बाकी चीज़ें इतनी सारी बता दी। जैसे देखिए फर्स्ट है इनएफिशिएंट और ऑब्सोल्यूट ऑपरेशंस कैन बी आइडेंटिफाइड। दिस वाज द नेगेटिव ऑफ इंक्रीमेंटल बजटिंग। जब आप जीरो बेस्ड बजटिंग लगाओगे, पब्लिक सेक्टर में लगाओगे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लगाओगे, तो हर एक्टिविटी मान लेते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है वो फिर हम अगली बार करेंगे नहीं क्योंकि उस एक्टिविटी से कुछ बेनिफिट ही नहीं हो रहा। तो ये पॉजिटिव है। सेकंड पॉजिटिव है जीरो बेस्ड बजटिंग लीड्स टू इंक्रीज स्टाफ इन्वॉल्वमेंट एट ऑल लेवल्स, क्योंकि हर लेवल पे हर किसी को बताना पड़ेगा कि इस खर्चे की जरूरत ही क्यों है या इस खर्चे से बेनिफिट क्यों है। इसका मतलब लोअर लेवल, ऑपरेशनल लेवल, टेक्निकल लेवल, सारे इंप्लॉइज, सारे सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स वो ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाएंगे उस प्रोजेक्ट में, उस जीरो बेस्ड बजटिंग में। ओके, इट रिस्पॉन्ड्स टू द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। ग्रेट। मान लेते हैं अभी तक हम जो भी करते हैं वो एक धर्रे पे था। इट मीन्स ओनली वी हैव वन कॉम्पिटिटर, वी आर फॉलोइंग मोनोपोली, बट नाउ वी आर फेसिंग विद द परफेक्ट कंपटीशन। इट मीन्स द इन्वायरमेंट बिजनेस का कैसे चेंज हो रहा है वो उसके बेसिस पर रिस्पॉन्ड करेगा। दिस कैन बी पॉजिटिव। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी एनहांस्ड।
तो मतलब कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न भी एनहेंस हो जाएगा उसका नॉलेज. रिसोर्सेज शुड बी एलोकेटेड एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली. I think resources are very much limited. As a global chartered accountant, as a ACCA, we should be aware of that. So these are the positives of zero-based budgeting. टाइम लगेगा, कॉस्ट इनकर होगी, एडिशनल स्टाफ रखना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी. देखिए जी, कुछ भी चीज़ करते हैं कुछ प्लस और माइनस होते हैं. अब डिपेंड करता है कि प्लस ज़्यादा या माइनस क्या ज़्यादा है. आप डिसएडवांटेजेस आराम से देख लेना और उसके अकॉर्डिंगली आप करना. बेटे मैं ये कहूँगा कि अब आप इसको पढ़ते हैं ना तो आपको लॉजिकली समझ आएगा कि ये अगर हम खर्चा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर ये नहीं करते तो फिर क्या होता. ये सभी क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए अगर हम अप्रोच फॉलो करें तो उसका नाम है जीरो बेस्ड बजटिंग. मुझे लगता है मैंने अच्छा बता दिया है. हम लेक्चर नंबर 9 में मिलेंगे, रोलिंग बजट्स में मिलेंगे. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.